साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। सबसे पहले आज रिपोर्ट में बात करेंगे दलित पॉलिटिक्स की, जो उपचुनाव में फिर से गर्मा सकती है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे लखनऊ में भारी बारिश से सिस्टम की खुली पोल और देश की कुछ खास खबरों की। तो चलिए चलते हैं विस्तार में। यूपी की सियासत में बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। दलित वोटर यूपी में एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है, और दलित वोटों पर किसका कब्जा रहेगा संभव है ये उपचुनाव में साफ हो जाएगा। दरअसल उपचुनाव में बसपा के साथ ही आजाद समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है, और ये पूरी कवायद काशीराम की राजनीतिक विरासत पर दावे की है। देखिए ये रिपोर्ट। सियासत में बड़े बदलाव के आसार। नगीना में अपनी पार्टी के बूते चुनाव में उतरे चंद्रशेखर ने मजबूत जीत हासिल की है। बहरहाल चंद्रशेखर की जीत को दलित सियासत के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके साथ ही इमरान मसूद की जीत में भी चंद्रशेखर का बड़ा रोल माना जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मायावती ने चंद्रशेखर को दलित नेता का तमगा न देते हुए किनारा कर लिया था। चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी लोकसभा चुनाव में सीट की पेशकश की, लेकिन उन्होंने भी दरकिनार कर दिया था। फिर निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा दलित वोटर। फिलहाल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में भी दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है, जिसकी झलक लोकसभा चुनाव में देखी जा चुकी है। और उपचुनावों में ये लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच ही सिमटकर नहीं रहने वाली है। वहीं चंद्रशेखर ने किसी भी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि गठबंधन जनता से है और इसी के सहारे यूपी में उपचुनाव लड़ेंगे। जनता ने इन सभी पार्टियों को देख लिया और भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस चुनाव में नए लोगों को मौका देगी। चंद्रशेखर लगातार दलित, मुस्लिम, आदिवासियों का आवाज उठा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए जल्द ही उपचुनाव होने जा रहा है। यूपी से जुड़े सभी राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी में जारी झगड़े के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो पहले से ही 30 मंत्रियों की टीम बनाकर काम पर लगा दिया है। बहरहाल आपसी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट में एक बात जरूर कहते हैं, 2027 में 2017 दोहराना है। कमल खिला है, फिर खिलाना है। बीजेपी और कांग्रेस तो अपने अपने गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों ने अकेले बूते मैदान में उतरने की घोषणा कर रखी है। और जिस तरह से संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है, उसके भी तार यूपी उपचुनावों से बरबस जुड़ जाते हैं। आजाद समाज पार्टी उतारेगी अपने कैंडिडेट। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं, देश हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने लोकसभा की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने का निर्णय लिया है। आजाद समाज पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों की 10 सीटों पर हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। किसी राजनीतिक दल के साथ चुनाव लड़ने की बात पर भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर आजाद किसी से भी राजनीतिक दल से गठबंधन करने से इनकार करते हैं। सवाल उठता है कि चंद्रशेखर आजाद के अकेले चुनाव लड़ने की वजह उनका खुद किसी पार्टी के साथ गठबंधन न करना है, या कोई भी पार्टी उनकी आजाद समाज पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार ही नहीं है। दरअसल संसद पहुंच जाने के बाद लगता है चंद्रशेखर का अपने आप पर भरोसा बढ़ गया है, वरना 2022 के विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव उनकी मांग पूरी ही नहीं कर पाए। बातचीत टूट जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर दलितों का अपमान करने आरोप लगाया और दोहराया कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लोकसभा चुनाव से पहले हुए उपचुनावों में भी चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की कोशिश की थी। वो आरएलडी नेता जयंत चौधरी तक तो पहुंच भी गए, लेकिन अखिलेश यादव ने पास ही नहीं पटकने दिया।
कांशीराम की राजनीतिक विरासत पर दावा। लोकसभा चुनावों में तो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला सफल रहा और अब राहुल गांधी भी उस फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती अपने अलग रास्ते ही चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी दलितों और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों में भी चंद्रशेखर आजाद खुद को बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के सिद्धांतों पर चलने और उनकी राजनीतिक विरासत पर दावा जताने लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि मायावती कांशीराम के सिद्धांतों को छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उनको दलितों के हितों की कोई फिक्र नहीं है। दरअसल चंद्रशेखर संसद पहुंच जाने के बाद मौके का हर संभव फायदा उठाने में जुट गए हैं। बात निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2024 की, इसकी पैरवी में चंद्रशेखर कसर नहीं उठा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के विधेयक में निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की गई है, जिनमें कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित नहीं होता है। विधेयक का जो मकसद बताया गया है, उसके मुताबिक मौजूदा दौर में सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध आरक्षण के लाभ को निजी क्षेत्र तक बढ़ाना है। विधेयक का संसद से पास होना न होना अलग मसला है, लेकिन इससे कम से कम निजी क्षेत्र में आरक्षण पर बहस तो आगे बढ़ ही जाएगी और मामला ऐसा है जिसका विरोध करना किसी के बस की बात नहीं होगी, चाहे वे चंद्रशेखर आजाद के कितने भी खिलाफ क्यों न हो। प्रस्तावित कानून की पैरवी कर रहे चंद्रशेखर की तरफ से प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि केंद्र सरकार के विशेष रियायतों के माध्यम से अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहिए। सपा, कांग्रेस और बीजेपी की तैयारी। ये चंद्रशेखर आजाद की ही चुनौती है, जो मायावती भी हरकत में आ गई हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व मानते हुए दोनों जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के नगीना से सांसद बनते हुए आकाश आनंद को फटाफट मैच्योर भी मान लिया। बहरहाल दलित वोट बैंक का चमत्कार लोकसभा चुनाव में तो देखा ही जा चुका है, यूपी के उपचुनाव में भी नजर आने वाला है और दलित वोटर की भूमिका सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और मायावती तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी उसी दायरे में हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात यूपी की राजधानी लखनऊ की। कुछ ही देर में बारिश हुई राजधानी लखनऊ में और विकास के दावों की इस बारिश ने पोल खोल कर रख दिए। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर में बारिश का पानी घुस गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रास्ता बदलकर बाहर निकलना पड़ा। मुख्यमंत्री सत्र से जब अपने आवास की तरफ निकले तो सिक्योरिटी ने सूचना दी कि ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया है, जिसके चलते उनको गेट नंबर 1 से निकलना पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। बारिश ने खोल दी प्रशासन की पोल। लखनऊ के कई वीवीआईपी इलाकों में भरा पानी। नगर निगम भी पानी में हुआ जलमग्न। कई सरकारी संस्थानों पर भरा पानी। विधानसभा परिसर में भरा पानी। राजधानी में कुछ ही देर की बारिश ने विकास के दावे की पूरी पोल खोल दी है। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर में बरसात का पानी घुस गया। आपको बता दें कि सीएम योगी सत्र से जब अपने आवास की तरफ निकल रहे थे तो सिक्योरिटी ने सूचना दी कि ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया है। बहरहाल जल भराव के चलते सीएम को गेट नंबर 1 से निकालना पड़ा। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरने के कारण पानी निकलने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। लखनऊ में मूसलाधार बारिश हुई तो व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। विधानसभा सत्र के दौरान परिसर के अंदर पानी भरना व्यवस्था के मजाक जैसा ही लगता है।
परिसर में इतना पानी भरा कि यहां कर्मचारी और विधानमंडल के सदस्यों का आना जाना भी बाधित हो गया। यही नहीं, बारिश की वजह से लखनऊ नगर निगम की छत भी लीक हो गई है। मॉनसून की पहली बारिश में ही लखनऊ शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। जिस नगर निगम के ऊपर शहर के नालों की सफाई का जिम्मा है, उसके मुख्यालयों की छत भी बारिश के पानी में लीक हो गई है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात भला और कौन सी बात होगी। वहीं हजरतगंज इलाके में भी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर पानी का सैलाब दिखाई दे रहा था। घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हुई। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। वहीं लखनऊ शहर और विधानसभा के बेसमेंट में भरे पानी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक मूसलाधार बारिश में ये हाल है तो बाकी प्रदेश भगवान भरोसे है। सबसे ज्यादा बजट की जरूरत तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा को है। बुधवार से अलग कुछ दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। उधर कानपुर महानगर और इसके आसपास के जिलों में 31 जुलाई से 3 दिन तक 25 से 30 मिमी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी का दौर जारी है। बारिश से कुछ दिनों के लिए राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉनसून ट्रफ के मध्य भारत से उत्तर की ओर खिसकने और यूपी में मॉनसून के एक्टिव होने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के संकेत बन रहे हैं। दिन के अधिकतम तापमान की बात करें तो मंगलवार को प्रदेश में बस्ती में सर्वाधिक 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कानपुर में 39 डिग्री और हरदोई में 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात में बस्ती में सबसे कम 25.5 डिग्री सेल्सियस तो बुलंदशहर में 26 डिग्री और वाराणसी में 26.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में आप देखेंगे कि आज जो बारिश हुई है उसकी वजह से विधानसभा के बेसमेंट में पानी भर गया है। लोगों के आवागमन की जो है समस्या हो गई है और वो मुख्यमंत्री जब इस गेट से निकल रहे थे तो देखे कि वहाँ नीचे पानी भर गया तो उनको मुख्य द्वार से अपनी फ्लीट के साथ निकलना पड़ा। तमाम जो सुविधाएं विधानसभा में हैं वो उसका जीता जाता उदाहरण है कि आखिर विधानसभा के अंदर एक बारिश कुछ ही समय के लिए हुई और पूरे बेसमेंट में पानी भर गया है। ये जमीन स्तर का बेसमेंट है, हालांकि इसके नीचे कोई बेसमेंट नहीं है, जमीन स्तर का ही आप देखेंगे। लेकिन लोगों की समस्याएं अब देखिए शुरू हो गई हैं। पानी निकालने के लिए टुल्लू पंप लगाया जा रहा है। विधानसभा के कर्मचारी यहां पे पानी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो इस समय स्थिति है अभी देख सकते हैं कि नीचे अगर कोई भी विधायक या मंत्री मुख्यमंत्री अगर निकलना चाहें विधानसभा से तो उनको मुख्य द्वार जो मुख्य गेट है वहां से उनको निकलना पड़े, क्योंकि बेसमेंट में पानी आने से पूरा एक तल पे पानी भर गया है। अब समस्याएं
तो लोगों के सामने खड़ी ही हो गई हैं। और विधानसभा में हालांकि लगातार निर्माण कार्य चल भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति जब आप देखेंगे तो आपको नज़ारा ही कुछ दूसरा देखने को मिलेगा। जो विकास के दावे हैं, अब जब मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज़, लखनऊ। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में जाति मजहब के मुद्दों की जमकर गूंज सुनाई दी। लगा कि चुनाव बाद कुछ दिन शांति रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाति मजहब से जुड़े मुद्दे अभी भी छाए हुए हैं, चाहे वो यूपी की बात हो या फिर एमपी की। मध्य प्रदेश को लेकर सियासत गरमाई हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। पर्सनल लॉ बोर्ड की आपत्ति, सीएम योगी से गुहार। सियासी गलियारों में अभी भी जाति और मजहब से जुड़े मुद्दे तैर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से 8,449 मदरसों को जारी किए गए नोटिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है। बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। बोर्ड का आरोप है कि जिला प्रशासन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एडमिशन बेसिक शिक्षा स्कूलों में कराने के लिए मदरसों को आदेश दे रहा है। बोर्ड के पदाधिकारियों ने सीएम योगी से इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि बोर्ड ने मुख्यमंत्री योगी से मांग की है कि वो इस आदेश को तुरंत वापस लेने का आदेश जारी कर दे, ताकि प्रदेश के मुसलमानों में पैदा हुई चिंता को दूर किया जा सके। बोर्ड ने सीएम योगी से मुलाकात के दौरान बताया कि ये मदरसे सालों से किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत स्थापित हैं। इनमें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मॉडर्न शिक्षा भी दी जाती है। हालांकि इन मदरसों के मदरसा बोर्ड से संबंध न होने की बात कहकर इन्हें गैर मान्यता प्राप्त बताया जा रहा है। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव के इस आदेश को देश के संविधान के प्रावधानों 14, 21, 26, 28, 29 और 30 के विपरीत बताया है। एमपी में बंद हो गए 56 मदरसे। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में मदरसों की मान्यता को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। एमपी के श्योपुर जिले में कुल 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। जिले के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। बंद किए गए मदरसों में से 54 संचालित नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा था। एमपी मदरसा बोर्ड ने इन 56 मदरसों की मान्यता रद्द की है। जिला शिक्षा अधिकारी श्योपुर की रिपोर्ट पर ये कार्रवाई की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में संचालित मदरसों के भौतिक सत्यापन की जांच में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी लगातार मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है। वहीं एमपी के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया, प्रदेश भर में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में संचालित मदरसों का मैदानी अमले द्वारा भौतिक निरीक्षण कराएं। निरीक्षण के दौरान जो मदरसे राज्य शासन के नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे हैं, उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड को भेजा गया, जिस पर कार्रवाई हुई। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।